Good morning, everyone. Am I audible? Am I audible? In the last class, we discussed what is power series. It's generally a power series is of the form summation of a n z minus a की power n from 0 to infinity. अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स मिलेंगे वो क्या बनेंगे a0 a1 a2 a3 and a4. हमने क्या लिखा है z minus a की power n. This is known as power series centered at the point A. कोफिशिएंट ऑफ z minus a की power n will be an. अगर हमें पावर सीरीज लिखनी है at centered at 0 तो ये a.0 हो जाएगी. General form will be summation of an zn n from 0 to infinity. In the expanded form, it will be like a0 plus a1z plus a2z square plus a3z plus so on. Now it is one more thing. Suppose a complex number has z1 जिसके लिए ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट है. तो अगर Z1 के लिए कन्वर्जेंट है तो हम उसका मॉड निकालेंगे. वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसका मॉड उस मॉड की वैल्यू से कम होगा उन सब पॉइंट्स पे भी हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी. If a power series converges for z is equal to z1, then it converges absolutely for every value of z satisfying mod of z less than mod of z1. वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनका मॉड ऑफ z1 से लेस होगा उन सब के लिए भी हमारी पावर सीरीज कन्वर्ज करेगी. नेक्स्ट इज द टेलर सीरीज. टेलर सीरीज आप पहले रियल नंबर्स के लिए भी पढ़ चुके हो. रियल फंक्शन के लिए सेम एप्लीकेबल है कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए भी. Suppose the function fz is analytic inside and on the circle centered at the point A. एक सर्कल लिया जिसका सेंटर A है. इस पूरे सर्कल के ऊपर और अंदर जो रीजन है वहां पे हमारा जो फंक्शन fz है वो एनालिटिक है. सपोज हमने अब इस रीजन के अंदर एक पॉइंट ले लिया z. अब f of z की कुछ वैल्यू फंक्शन की कुछ वैल्यू होगी इस रैंडम पॉइंट z पे विच इज f of z. अब ये जो फंक्शन की वैल्यू f of z इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं बाय अ सीरीज व्हिच कैन बी एक्सपेंडेड अबाउट द पॉइंट a and it is given by f of a plus z minus a की power 1 f dash of a upon 1 factorial. F dash of a means first derivative of the function f evaluated at the point a plus z minus a की power 2 f double dash a upon 2 factorial and so on. And this is convergent at every point inside the circle. इस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पे ये कन्वर्जेंट होगा. अगर ये जो हमने सेंटर ए लिया इस सेंटर को हम ओरिजिन O0 ले लेते हैं तो हमारी सीरीज क्या बनेगी f of z is equal to f of 0 plus z f dash is 0 upon 1 factorial so on. अब हमें एक्सपेंशन मिल गई अबाउट द पॉइंट 0. तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट द 0 को हम स्पेशल नाम से बोलते हैं व्हिच इज मैक्लॉरिन सीरीज. तो ये वाली सीरीज एक्सपेंशन क्या होगी दिस इज नोन एज मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन fz. ये तो जो हमने रियल फंक्शन के लिए किया था सेम हमने एक्सटेंड कर दिया कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए. नेक्स्ट इज लॉरेंट सीरीज व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर विल बी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट इन द टेस्ट. नाउ हमेशा ध्यान रखना लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन हमेशा इस टाइप के रीजन के लिए होते हैं. किस टाइप का रीजन है रिंग शेप्ड रीजन है जिसको हम एनुलर रीजन भी बोलते हैं. अगर आप ध्यान से देखो दिस इज अ मल्टीपली कनेक्टेड रीजन अ रीजन विद अ होल. जो हम आउटर कर्व ले रहे हैं C1 एक अंदर कर्व है C2. हमारा जो रीजन है वो क्या है C1 और C2 के बीच का रीजन जो डॉटेड पोर्शन है. C2 के अंदर वाला रीजन हम इंक्लूड नहीं कर रहे. तो दिस इज फॉर्मिंग अ रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर व्हिच इज आल्सो नोन एज एनुलर रीजन.
तो जो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन होती है वो हमेशा इस टाइप के रीजन के लिए पॉसिबल होती है. Now suppose fz is a single valued function and it is inside and on the curve c1 and c2. ये जो ring shaped structure है इनके बीच में और दोनों curves पे. And on the counter of a ring shaped region bounded by two concentric circles centered at the point A and radius r1 r2. अभी जो दोनों सर्कल से कैसे हैं कॉन्सेंट्रिक है, दोनों का सेंटर सेम होगा विच इज द पॉइंट ए एंड रेडियस क्या है r1 r2. आउटर वाले सर्कल कर्व को हम c1 से डोनेट कर रहे हैं जिसका रेडियस r1 है, इनर वाले को c2 से जिसका रेडियस है r2. अब इस रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर जो रीजन है इसके अंदर कोई भी पॉइंट ले लो z, उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी f0. उसकी हम लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन विल बी गिवन बाय summation of an z minus a की पावर n and from 0 to infinity. आपने देखा था अगर पावर सीरीज की बात करते हैं अबाउट द पॉइंट ए, इट विल कंसिस्ट ऑफ दिस पार्ट ओनली. बट लॉरेंट सीरीज में क्या होगा, प्लस समेशन ऑफ n फ्रॉम -1 टू इंफिनिटी a वन. एक चीज ध्यान से देखो यहाँ पे, ये पहले वाली सीरीज है इसमें n स्टार्ट कर रहा है 0 से इंफिनिटी पे, तो आपको कोएफिशिएंट्स क्या क्या मिलेंगे, a0, a1, a2, a3 और a4. 0 से स्टार्ट हो रहा होल नंबर्स. अब हमें 0 से लेस वाले जो इंटीजर्स है -1, -2, -3 उन पे भी एक्सपेंशन चाहिए, तो वो मिलेगी हमें a की पावर -n, ये सबस्क्रिप्ट -n है, इंटू z माइनस a की पावर -n. अब देखो अगर आप n को 1 पुट करते हो यू विल गेट a -1, z माइनस a की पावर -1. अगर आप 2 पुट करते हो a -2, z माइनस a की पावर -2. तो अगर आपको नेगेटिव कोएफिशिएंट चाहिए a -1, a -2, a -3, तो आप इस वाली जो एक्सपेंशन है इसमें n से 1, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी लिखोगे, -1 से इंफिनिटी नहीं, यहाँ पे एक्सप्रेशन है 1 से इंफिनिटी लिखोगे. अगर आप -1 से इंफिनिटी लिख रहे हो तो आप -1 से this is wrong, this is should be 1 to infinity. अगर आप इसको पॉजिटिव करके लिखोगे तो आपको -इंफिनिटी टू 1 लिखना पड़ेगा, वो मैं आपको बताती हूँ. आगे मैंने इसको कंडेंस भी किया हुआ है. अभी के लिए सपोज करो कि ये जो -1 है यहाँ पे 1 है, तो इसे करेक्शन. जब आप 1 डालोगे तब आपको a -1 मिलेगा, फिर आप 2 डालोगे तो a -2, 3 डालोगे तो a -2. अब ये जो कोएफिशिएंट्स हैं a n यहाँ पे और एक -n यहाँ पर, इनकी वैल्यूज कैसे मिलेगी. जो आपके n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 फॉर्मूला दोनों में सेम है. क्या है, 1/2 पाई आयोटा क्लोज्ड इंटीग्रल अलोंग द कर्व c1. इनके लिए जब n 0, 1, 2, 3 होल नंबर वाले कोएफिशिएंट्स, अगर नेगेटिव कोएफिशिएंट्स की बात करेंगे तो हम कर्व लेंगे अंदर वाला c2 वाला कर्व, अगर नेगेटिव कोएफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं. ऊपर जो भी फंक्शन है हमारा z की टर्म्स में, उसको ओमेगा की टर्म्स में लिखते हैं, f ऑफ ओमेगा. यहाँ पे भी f ऑफ ओमेगा. डिनोमिनेटर देखो ये क्या बन रहा है, w माइनस ओमेगा माइनस a की पावर n+1. यहाँ पे बनेगा ओमेगा माइनस a की पावर -n+1. देखो n की वैल्यू हम 1, 2, 3 डाल रहे हैं, -1 चाहिए हमें ना, a -1 चाहिए तो इसलिए हमने -n डाला हुआ है. सेम बन रहा है, ये n है ये -n है, तो यहाँ पे भी जो n होगा वो -n हो जाएगा. बट जो होल नंबर्स वाले कोएफिशिएंट है 0, 1, 2, 3, उसके लिए कर्व होगा आउटर वाला c1. जो नेगेटिव वाले कोएफिशिएंट है उनके लिए कर्व लोगे आप इनर वाला, जिसके अबाउट आपको इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है. फॉर्मूला सेम है और n की जगह क्या होगा, -n, जब आप नेगेटिव के लिए फाइंड आउट करोगे. अगर मैं इनको इकट्ठा करके कंबाइन करके लिखना चाहूँ तो मैं इस पूरी सीरीज को लिख सकती हूँ समेशन ऑफ an z माइनस a की पावर n, वेयर समेशन विल रन फ्रॉम -इंफिनिटी टू इंफिनिटी. कंडेंस करके लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं. देखो इसमें आपको नेगेटिव वाले कोएफिशिएंट 0, a0 भी मिल जाएगा और पॉजिटिव कोएफिशिएंट a1, a2, a3. और an कैसे मिलेगा हमें कोएफिशिएंट, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल f ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा माइनस a की पावर n+1 डी ओमेगा. अब देखो ये जो c कर्व है वो होगा आउटर वाला कर्व c1 अगर n की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव या फिर 0. ये c कर्व होगा c2 अगर n की वैल्यू नेगेटिव है. जो अभी मैंने बताया था उसको हमने इकट्ठा करके एक सिंगल फॉर्मूले में लिख लिया rather than breaking it down. अगर आप एक्सपेंशन लिखो, आप इसके एक्सपेंशन लिखोगे तो क्या बनेगा, देखो a0 प्लस a1 z माइनस a प्लस a2 z माइनस a का होल स्क्वायर एंड सो ऑन.
यहाँ पे देखोगे कोफिशिएंट्स है a0, a1, a2 और z माइनस a की पावर यहाँ पे तो 0 है क्योंकि 1 हो गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो पावर आ रही है वो न्यूमरेटर में आ रही है। तो जहाँ पे z माइनस a की पावर न्यूमरेटर्स में होगी वो सारा कॉन्स्टिट्यूट करेगा आपका एनालिटिक पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज। जो नेगेटिव कोफिशिएंट्स के लिए आएगा a माइनस 1, z माइनस a की पावर माइनस 1, डिनोमिनेटर में ले जाके लिखेंगे तो z माइनस a हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म विल बी a माइनस 2, z माइनस a की पावर माइनस 2, इट विल बी a माइनस 2, z माइनस a की पावर 2 एंड सो ऑन। वो सारी टर्म्स जिसमें z माइनस a की पावर डिनोमिनेटर में है दैट विल कॉन्स्टिट्यूट द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज। दिस पोर्शन विल कॉन्स्टिट्यूट द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज। अब हो सकता है आपको कोई फंक्शन गिवन हो, उसकी आपको लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन निकालनी है, पर क्वेश्चन ने पूछा हो कि व्हाट विल बी द प्रिंसिपल पार्ट। एमसीक्यू क्वेश्चन होगा तो कोई भी फंक्शन दिया होगा उसकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन का प्रिंसिपल पार्ट पूछा हो सकता है, तो फाइंड आउट करने के बाद जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसको मैच करना या फिर एनालिटिक पार्ट। अब मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, ये करने से भी पहले मुझे ये बताओ, अगर आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन है जिसकी फर्स्ट टर्म है 1 एंड कॉमन रेशियो इज r, तो अगर हमें सम ऑफ द n टर्म्स लिखना है तो इट विल बी 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब अप टू n टर्म्स। अब मान लो n टर्म्स में ये हमारी जो जीपी है इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है? What is the sum of an infinite GP? अगर आप एक ज्योमेट्रिक सीरीज कंसीडर करते हो जिसका फर्स्ट टर्म a है एंड कॉमन रेशियो r है, तो उसका इनफाइनाइट जीपी का सम होगा a अपॉन में 1 माइनस r एंड दिस विल बी वैलिड व्हेन मॉड r इज लेस देन 1। अगर आप फर्स्ट टर्म को 1 लो तो आपकी जो जीपी है वो क्या बने, सम क्या बनेगा ज्योमेट्रिक सीरीज का 1 अपॉन में 1 माइनस r which will be valid for mod r less than 1 and 1 upon में 1 minus r किसका सम है 1 plus r square plus r cube plus r4 and so on इंफिनिटी तक जा रहा है, उस सीरीज का सम है। तो इसका मतलब 1 अपॉन में 1 माइनस r को आई कैन राइट डाउन एज 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब एंड सो ऑन फॉर मॉड r लेस देन 1। इस चीज का हम यूज करेंगे इन फाइंडिंग द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन fz। अब हमें फंक्शन गिवन है, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन निकालनी है z इज इक्वल टू 0 के अबाउट। तो ये जो a पॉइंट है वो 0 हो गया, तो हमारी जो z की पावर्स होगी वो क्या होंगी, z की पावर 1, z की पावर 2, z की पावर 3। ये तो न्यूमरेटर वाली बात होगी। डिनोमिनेटर में कैसा होगा 1 बाय z, 1 बाय z स्क्वायर, 1 बाय z क्यूब एंड सो ऑन। अब हमें अलग अलग कंडीशंस गिवन है, उस कंडीशंस के बेस पे हमें इसकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन निकालनी है z इज इक्वल टू 0 के अबाउट। नाउ लुक एट द फर्स्ट पार्ट। आपको कंडीशन गिवन है कि जो मॉड z है वो क्या है 0 और 1 के बीच में लाई करता है। आपका फंक्शन क्या है 1 अपॉन में z माइनस 1। आपको z इज इक्वल टू 0 के अबाउट फाइंड आउट करना है। तो आपकी जो पावर्स होंगी वो क्या होंगी z स्क्वायर z क्यूब एंड सो ऑन। डिनोमिनेटर में होंगी 1 बाय z, 1 बाय z स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये जो z वाली टर्म है इसको तो हम एज इट इज रख लेते हैं। ये वाला जो है z माइनस 1, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। So after taking the negatives common from this term, you will get that your function is fz is equal to minus 1 upon z into 1 minus z। अब ये जो माइनस 1 बाई z है उसको एज इट इज रखते हैं, और ये जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस z है इसको लिख सकते हैं 1 माइनस z की पावर माइनस 1, और विच इज सेम एज 1 अपॉन में 1 माइनस z। अब मैंने आपको बताया है कि 1 अपॉन में 1 माइनस r कैन बी रिटन एज 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब एंड सो ऑन व्हेन मॉड r इज लेस देन 1। तो ये जो 1 माइनस z की पावर माइनस 1 है इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस z स्क्वायर प्लस z क्यूब एंड सो ऑन। ये कब लिख सकते हो जब आपका मॉड z लेस देन 1 हो।
और कंडीशन देखो ये ऑलरेडी गिवन है आपको कि जो मॉड z है वो 1 से छोटा है। 0 इंक्लूडेड क्यों नहीं है, क्योंकि 0 पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। और देखो ये रिंग शेप स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें से 0 ओरिजिन वाले पॉइंट को हटा रखा है, और जो सर्कल होगा जिसका रेडियस 1 यूनिट होगा विद सेंटर ऑफ ओरिजिन, उसके बीच का रीजन इंक्लूड कर रखा है। अभी जो बाहर -1/z है उससे ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्सपेंशन को। जब आप मल्टीप्लाई करोगे देखोगे आपको एक ही टर्म मिल रही है जिसके डिनोमिनेटर में z है, -1/z वाली टर्म। तो दिस विल बी द प्रिंसिपल पार्ट। कांस्टेंट टर्म एंड द टर्म्स जिसके अंदर z की पावर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, हमारा एनालिटिक पार्ट। तो क्वेश्चन में आ सकता है, पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी द एनालिटिक पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ दिस फंक्शन about the point z is equal to 0 when z mod z lies between 0 and 1। तो आपको पहले वो निकालना, उसमें से भी प्रिंसिपल पार्ट फाइंड आउट करके अपना ऑप्शन मार्क करना। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट। अब हमें कहा है कि जो mod z है वो 1 से बड़ा है। अब अगर mod z 1 से बड़ा है, ये जो mod z है उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देती हूँ, then I will get that 1 by mod z is less than 1। 1 upon में mod z can be written as mod of 1 by z। तो इस कंडीशन से मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि mod of 1 by z is less than 1। अब ये वाला जो फंक्शन है, अब देखो मैं कैसे एक्सपेंड करूंगी इस केस में। 1 upon z into z minus 1। अब ये वाला जो z है उसको बाहर ले आते हैं, तो आई विल गेट 1 upon में z स्क्वायर into 1 minus 1 by z। अब ये जो 1 by z स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, और जो डिनोमिनेटर में 1 minus 1 by z है उसको न्यूमरेटर में ले जाके रेज़ टू द पावर -1 कर can be written as 1 plus 1 by z plus 1 by z square plus 1 by z cube and so on। कब लिख सकते हैं, जब 1 by z का मॉड, दैट मींस मॉड ऑफ 1 by z लेस देन 1 हो, और वो हमें पता है, यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं अगर इसको हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे। दैट मींस मेरी एक्सपेंशन वैलिड है इस रीजन में। अब ये बाहर जो 1 by z स्क्वायर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखेंगे जो हमारी एक्सपेंशन मिल रही है उसके अंदर z की सारी टर्म्स जो है वो डिनोमिनेटर में है, पावर्स जो है डिनोमिनेटर में है। तो इसका मतलब इस सीरीज के अंदर कोई भी एनालिटिक पार्ट नहीं है, सारा का सारा पार्ट कैसा है, प्रिंसिपल पार्ट। दिस मींस द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ दिस फंक्शन where mod z is greater than 1 contains no analytic part. It contains only the principal part, which is this. Now look at the third part. In third part, the condition is given that mod z is greater than 2. अब मुझे बताओ जो mod z greater than 2 है, 2 1 से बड़ा होगा, 2 is greater than 1। So from this I can conclude that mod z is greater than 1। mod z greater than 2 है, 2 1 से बड़ा होता है, कंबाइन करेंगे तो मुझे मिल रहा है कि mod z greater than 1 है। mod z greater than 1 है तो इट विल हम इसको सेकंड पार्ट की तरह ही तो फॉर्म हो गया। सेकंड पार्ट में ये तो कंडीशन थी mod z greater than 1। तो थर्ड पार्ट से अगर mod z 2 से बड़ा है तो mod z greater than 1 तो है। तो जो एक्सपेंशन सेकंड पार्ट में मिली थी वही एक्सपेंशन थर्ड पार्ट में भी वैलिड है। तो इसमें आपको तो ज्योमेट्रिक सीरीज वाला जो इनफाइनाइट जीपी का सम है वो पता होना चाहिए और वो कब वैलिड है, उस चीज की कंडीशन को यूज करके आप यहाँ पे एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मैं आपको सिर्फ एक पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, द अदर पार्ट यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ। आपको ए पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन निकालनी है ऑफ द फंक्शन fz is equal to 1 upon में z into z minus 1 का होल स्क्वायर एट द पॉइंट z is equal to 1। हमें बोला है z is equal to 1 के अबाउट निकालने, तो कंडीशन नहीं गिवन कि z क्या सेटिस्फाई कर रहा है, कि किस रीजन में लाई कर रहा है। तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन निकालने के लिए मैं खुद एक z is equal to 1 के अबाउट अगर फाइंड आउट करें तो किस टाइप का मेरा रीजन होना चाहिए मैं खुद अज्यूम कर दूंगी। अब अगर z is equal to 1 के अबाउट मुझे निकालना है तो मेरी जो पावर्स होंगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो किस टाइप के होने चाहिए, z माइनस 1 की पावर समथिंग। पहले हमने z के अबाउट 0 की थी तो पावर थी z की न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में, अब है अबाउट द पॉइंट z is equal to 1।
तो डिनोमिनेटर में पावर्स होगी वो z माइनस वन रेज टू द पावर समथिंग होगा और न्यूमरेटर में। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये फंक्शन देखो, फंक्शन क्या है, 1 में z इंटू जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। ये जो z माइनस वन है उसको मैं t पुट कर लेती हूँ, तो z की जो सीरीज होगी 1 के अबाउट विल कंटेन द पावर z माइनस वन, इन टर्म्स ऑफ t इट विल कंटेन द पावर्स ऑफ t अबाउट 0 पॉइंट। t कैन बी रिटन एज t माइनस जीरो ना, तो अगर मुझे इस फंक्शन को मैं t की टर्म्स में लिखूंगी तो जो एक्सपेंशन फंक्शन की t की अब इन टर्म्स ऑफ t अबाउट द पॉइंट जीरो होगी वो होगी हमारी एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ z अबाउट द पॉइंट वन, एट मींस इन पावर्स ऑफ z माइनस वन। तो जब z माइनस वन को t पुट किया तो z क्या बनेगा, t प्लस वन। उस केस में आपका फंक्शन क्या बन रहा है, देखो t का फंक्शन बनेगा 1 में t प्लस वन इंटू टी स्क्वायर। अब इस फंक्शन की एक्सपेंशन में t की टर्म्स में अबाउट द पॉइंट जीरो लिख लेते हैं। जो t की अबाउट द जीरो पॉइंट होगी वो हमारी जब हम z की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो z की टर्म्स में इन पावर्स ऑफ z माइनस वन हो जाएगी। अब जब हमें 1 में t प्लस वन इंटू टी स्क्वायर अबाउट द पॉइंट जीरो करनी है तो मैं टी स्क्वायर को एज इट इज लिखती हूँ, और ये जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी है इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस टी रेज टू द पावर माइनस वन। जब हम एक्सपेंड करेंगे इट विल बी 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब एंड सो ऑन, इसकी एक्सपेंशन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 प्लस टी कैन बी रिटन एज 1 माइनस ऑफ माइनस टी। तो जो आपने ज्योमेट्रिक सीरीज वाली अभी करी थी ऊपर हमने 1 माइनस ऑफ माइनस टी, तो वो क्या बनेगा 1 प्लस ब्रैकेट में माइनस टी प्लस ब्रैकेट में माइनस टी का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस टी का क्यूब। तो उससे नेगेटिव पावर्स मिलती चली जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव। और ये वैलिड कब होगा, जब मॉड ऑफ माइनस टी विल बी लेस देन 1। दैट मींस व्हेन मॉड ऑफ माइनस टी विल बी सेम एज मॉड ऑफ टी, तो ये वैलिड तब होगा जब मॉड ऑफ टी लेस देन 1 होगा। मॉड ऑफ टी लेस देन 1 दैट मींस जब मॉड ऑफ z माइनस वन लेस देन 1 होगा। और ऑब्वियसली 0 पॉइंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए क्योंकि इस पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो ये सीरीज एक्सपेंशन कब वैलिड होगी इन टर्म्स ऑफ, जब हम z लिखेंगे जब मॉड ऑफ z माइनस वन 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। देखो z एग्जैक्ट 1 नहीं ले सकते क्योंकि उस केस में ये 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा, तो इसके अबाउट में एक अप्रोक्सीमेट एक्सपेंशन ले सकते हैं। अभी जो 1 बाय टी स्क्वायर है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बाद में t की जगह z माइनस वन से रिप्लेस कर लेते हैं। अब हम देखेंगे जो इसका प्रिंसिपल पार्ट है उसके अंदर सिर्फ दो ही टर्म्स मिल रही हैं, दीज टू टर्म्स 1 माइनस जेड माइनस वन प्लस जेड माइनस वन का होल, ये सारा जो पोर्शन है वो एनालिटिक पार्ट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। इन टर्म्स ऑफ समेशन यू कैन राइट दिस एक्सपेंशन एज दिस। अब ये एक्सपेंशन ध्यान रखना वैलिड तभी होगी जब मॉड ऑफ z माइनस वन लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। सिमिलरली यू कैन डू द सेकेंड पार्ट, ट्राई करना, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन ध्यान से करना, इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जीरोस ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। हमें पता है कोई भी फंक्शन अगर सपोज fx एक फंक्शन गिवन है तो इसका जीरोस क्या होगा, वो वैल्यूज x की जिसपे हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है वो जीरो बने। x is equal to a is said to be zero of a function f of x if f of a is zero। वही कंडीशन है कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए होगी। सपोज fz एक एनालिटिक फंक्शन है, if f of z naught at the point z naught function की वैल्यू जीरो बन रही है then we say that z naught is called the zero of the function fz। सपोज करो f of z naught अगर जीरो है बट इसका फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू z naught पे जीरो नहीं है, इसका मतलब z माइनस z naught का एक ही फैक्टर होगा f of z के अंदर, तो इसका मतलब z naught एक सिंपल जीरो है, मतलब इसका ऑर्डर क्या है, जीरो का ऑर्डर 1 है, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल जीरो। अगर हमारे पास है कि f of z naught भी जीरो है और f dash of z naught भी जीरो है बट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू z naught पे जीरो नहीं है, तो इसका मतलब z naught जो होगा z माइनस z naught विल अकर विद द पावर ऑफ 2, तो इसका मतलब z naught जो होगा वो जीरो ऑफ ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर। सिमिलरली अगर जनरल लिखना चाहें, सपोज करो f of z naught इज इक्वल टू f dash of z naught अप टू nth डेरिवेटिव की वैल्यू z naught पे जीरो है बट n प्लस वन ऑफ डेरिवेटिव की वैल्यू z naught पे जीरो नहीं है,
तब हम कहेंगे कि जो z नॉट है वो 0 है फंक्शन f ऑफ z का ऑफ द ऑर्डर n। This example is wrong. 1 upon 1 minus z. This example is wrong. Look at the example. This cos z. Cos z. मुझे बताओ cos function 0 कब होता है? Cos function 0 होता है पाई बाई 2 के मल्टीपल्स पे। तो पाई बाई 2 पे भी 0 होगा, माइनस पाई बाई 2 पे भी, 3 पाई बाई 2 पे भी, माइनस 3 पाई बाई 2 पे भी। तो पर हर एक पॉइंट अलग अलग मिल रहा और एक नंबर जो है पाई बाई 2 वो एक ही ऑर्डर का, क्योंकि cos z का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, माइनस साइन z। क्या माइनस साइन z इन पॉइंट्स पे 0 होगा? नहीं। अगर पाई बाई 2 लेते हैं तो माइनस साइन पाई बाई 2 विल बी -1। अगर नेगेटिव पाई बाई 2 लेंगे तो माइनस साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 विल बी +1। सिमिलरली फॉर दीज वैल्यूज, या तो वो +1 होगा या फिर वो -1। दैट मींस सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू एट z is equal to these points will be नॉन जीरो। तो इसका मतलब इन सारे पॉइंट्स पे जो cos z फंक्शन है उसका सिंपल जीरो है। दैट मींस 0 ऑफ ऑर्डर 1। नेक्स्ट इज सिंगुलर पॉइंट्स। ध्यान से समझना ये वाला टॉपिक भी। सिंगुलर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं किसी फंक्शन fz के जहां पे वो एनालिटिक नहीं होता। The points at which the function fz fails to be analytic is or are known as singular points of the function fz. एग्जाम्पल देखो, cosec 1 by z। cosec किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। मुझे पता है कि cosec वहां पे डिफाइन नहीं होगा जहां पे साइन की वैल्यू 0 होती है। साइन की वैल्यू 0 कहाँ होती है? मल्टीपल्स ऑफ पाई, के पाई पे। तो cosec आर्ग्यूमेंट क्या है? 1 बाई जेड है। तो 1 बाई जेड जब के पाई का मल्टीपल होगा तब हमारा जो cosec है वो नॉट डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब वहां पे वो एनालिटिक हो नहीं सकता। 1 बाई जेड अगर के पाई है तो इसका मतलब z क्या हुआ? 1 अपॉन के पाई। तो दैट मींस 1 अपॉन के पाई पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब फिर k कैन टेक एनी वैल्यू 0 1 2 3 4 सो। तो वहां पे जो मेरा फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं है। अब देखो, z को जब मैं 0 पुट करूंगी 1 बाई 0 इनफाइनाइट हो जाएगी। तो cosec इंफिनिटी वो मुझे वैसे ही नहीं पता। तो 0 भी हमारा एक सिंगुलर पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट ये फंक्शन हमारा वेल डिफाइंड कहाँ कहाँ नहीं है? 0 पे नहीं है, 1 अपॉन के पाई पे नहीं है, जहाँ पे k की वैल्यू क्या हो गई? +-1 +-2 सो ऑन इंटीजर वैल्यूज। 0 के लिए हमने अलग केस लिख लिया है। तो ये सारे पॉइंट्स वो पॉइंट्स है जहाँ पे ये फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं, तो वो एनालिटिक हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स कैसे हुए? सिंगुलर पॉइंट्स हुए। अगर हम tan z की बात करें, tan z क्या होता है? sin z अपॉन में cos z। अब ये वेल डिफाइंड कहाँ नहीं होगा? जहाँ पे cos z 0 होगा। cos z 0 कब होता है? पाई बाई 2 के मल्टीपल्स पे। तो पाई बाई 2 के मल्टीपल्स जनरली हम कैसे लिख सकते हैं? 2k + 1 पाई बाई 2। ध्यान से देखो कि k पाई बाई 2 नहीं लिखा हमने, क्योंकि अगर k की वैल्यू 2 लिखेंगे तो वो पाई बन जाएगा। पाई बाई 2 के मल्टीपल्स के लिए हम क्या लिखेंगे? 2k + 1, where k will vary from 0 +-1 +-2 and so on। अब हमें ये तो पता लगा सिंगुलर पॉइंट्स निकालने कैसे हैं। अब ये जो सिंगुलर पॉइंट्स हैं इस पे जो सिंगुलैरिटी मतलब एनालिटिक नहीं है उसको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? दो क्लासिफिकेशन है, आगे भी हम और भी पढ़ेंगे। एक है आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, एक है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट का मतलब यही है कि वो पॉइंट्स जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। आइसोलेटेड, आइसोलेट का मतलब अलग अलग, ठीक है। एक सिंगुलर पॉइंट को हम आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट तब बोलेंगे, हमने वो सिंगुलर पॉइंट लिया Z0। ये जो Z0 सिंगुलर पॉइंट है ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट तब होगा जब अगर Z0 के आसपास में एक रीजन हो, बहुत छोटा सा रीजन, तो उस रीजन में Z0 को छोड़ के कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जहां पे मेरा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। If there exists a neighborhood of Z0 which include no singular point of fz other than Z0, उस नेबरहुड में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां पे फंक्शन एनालिटिक ना हो, सिर्फ Z0 को छोड़ के। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट क्या होगा? कोई भी सिंगुलर पॉइंट Z0 उसको नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट तब बोलेंगे अगर मैं उसके आसपास एक नेबरहुड हूँ, कोई भी नेबरहुड लेती हूँ, तो उसके अंदर Z0 को छोड़ के कोई ना कोई और पॉइंट भी ऐसा होगा जो जहां पे फंक्शन जो है वो सिंगुलर नहीं है। अब देखो,
cosec 1/z वाला एग्जांपल देखो, अगर मैं 1/k पाई की बात करूं, k की वैल्यू मैं लेती हूँ 1, तो मेरे को मिलेगा 1/पाई। -1 लेती हूँ तो आई विल गेट -1/पाई। अगर मैं 1/पाई को कंसिडर करूँ, इसके आसपास बहुत ही छोटा रीजन लूँ, तो मुझे वहां पे तो मेरा cosec 1/z वेल डिफाइंड होगा, तो एनालिटिक हो सकता है। तो इसका मतलब 1/k पाई वाले जो पॉइंट्स होंगे वो कैसे होंगे हमारे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स। बट पॉइंट 0 देखो, अगर k की वैल्यू मैं 1 लाख लेती हूँ, तो ये क्या मिलेगा 1/1 लाख पाई, तो वो वैल्यू 0 के बहुत क्लोज होगी। k की वैल्यू मैं और बड़ी लूंगी, तो मेरा ये जो वैल्यू आएगी 1/k पाई की, वो और क्लोज आएगी 0 के। इसका मतलब अगर मैं 0 पर नेबरहुड लूंगी, तो 0 को छोड़ के कोई ना कोई पॉइंट तो मुझे मिल ही सकता है जो फॉर्म होगा 1/k पाई का, जहां पे मेरा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो इसका मतलब 0 कैसा हो गया, एक नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट ऑफ द फंक्शन cosec 1/z। यही चीज आगे एक्सप्लेन की है। एक बार ये गो थ्रू कर लो सिंगुलर पॉइंट वाला पोर्शन, उसके बाद मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। Next is removable singularity. If the function fz is single valued function, then a singular point z0, singular point और कौन सा होगा जहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है fz, is said to be a removable singularity. Removable singular point कब बोलेंगे, अगर लिमिट ऑफ f ऑफ z z टेंडिंग टू z0 एग्जिस्ट कर रही है, बट वो फंक्शन की वैल्यू x z इज इक्वल टू z0 के बराबर नहीं है। किसी भी सिंगुलर पॉइंट को हम रिमूवेबल सिंगुलरिटी पॉइंट फंक्शन एफ जेड की तब बोलेंगे अगर लिमिट ऑफ एफ ऑफ जेड जेड टेंडिंग टू जेड नॉट एग्जिस्ट कर रही है बट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट। जैसे कि एग्जांपल देखो, इफ यू आर गिवन अ फंक्शन एफ जेड फॉर जेड नॉट इक्वल टू 0, इट इज डिफाइंड एज sin z अपॉन z, एंड फॉर z इज इक्वल टू 0, इट इज डिफाइंड एज 0। अब हम लिमिट लेते हैं, हमें पता है z इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइंड एनालिटिक नहीं होगा। sin z अपॉन z x z इज इक्वल टू 0, इट विल नॉट बी एनालिटिक। अब एनालिटिक के लिए आप क्या करोगे, इसकी लिमिट वाली डेफिनेशन लगाना, डिफरेंशिएबिलिटी वाली, लिमिट f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 अपॉन में z माइनस 0, लिमिट z टेंडिंग टू 0, वो वाली डेफिनेशन लगाना जो स्टार्टिंग में डिस्कस करी। तो आप देखोगे एनालिटिक नहीं होगा, या फिर आप ये भी देख सकते हो कॉची-रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो अब हमें पता है कि z इज इक्वल टू 0 इसका सिंगुलर पॉइंट है। अब हम चेक करते हैं कि वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी है या नहीं। उसके लिए हम लिमिट ऑफ f ऑफ z z टेंडिंग टू 0 कंप्यूट करेंगे। z इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 है, लिमिट देखते हैं, जब हम यहाँ पे 0 डालेंगे वी विल गेट sin 0 व्हिच इज 0 अपॉन 0, 0 बाय 0 फॉर्म है, एल ऑपिटल रूल लगाते हैं।
तो डेरिवेटिव न्यूमरेटर का क्या बनेगा, कॉस जेड, नीचे बनेगा 1, कॉस जेड अपॉन 1 दैट इज कॉस जेड, उसका उसकी वैल्यू z इज इक्वल टू 0 पे विल बी cos 0 which is 1, तो लिमिट क्या बनती है 1, बट वो फंक्शन की वैल्यू जो 0 है एट z इज इक्वल टू 0 उसके बराबर नहीं है, इसका मतलब z इज इक्वल टू 0 इज अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। And similarly in the next example, function is sin z minus z upon में z cube for z not equal to 0 and 0 for z is equal to 0. On the same line जैसे हम इसको प्रूव करेंगे कि z is equal to 0 पे एनिटिक नहीं है क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हम इसके लिए भी शो कर सकते हैं। अब हम कंप्यूट करते हैं लिमिट z टेंडिंग टू 0 ऑफ fz यहाँ पुट किया, अब 0 जब पुट करोगे यू विल गेट 0/0 फॉर्म, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यू विल गेट cos z minus 1 अपॉन में 3z स्क्वायर। आप जब 0 पुट करोगे अगेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी, दोबारा डिफरेंशिएट करना, तो आपको मिलेगा माइनस साइन z अपॉन में 6z मिलेगा, उसको दोबारा करोगे देन यू विल गेट द लिमिट इज -1/6। इसकी लिमिट कंप्यूट करने के लिए आपको 3 to 4 टाइम्स एल हॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि बार बार इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी 0/0, और जो लिमिट आएगी वो आएगी -1/6, और वो फंक्शन की जो वैल्यू है z इज इक्वल टू 0 व्हिच इज 0 इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो फंक्शन की z इज इक्वल टू 0 जो सिंगुलर पॉइंट है वो कैसा है, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। Go through it, removable singularity point.